दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डिप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस मेथड का नाम क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाला मेथड कवर्ड है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाला मेथड कवर नहीं है। तो प्लीज रेफर योर बुक्स। आप इस मेथड को पढ़ने से पहले एक बार आपकी बुक्स, आपका सिलेबस जरूर देख लेना कि ये वाला मेथड डिप्रीसिएशन का आप लोगों के सिलेबस में कवर्ड है या फिर नहीं। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की मैसेजेस आए, कमेंट्स आई, उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके सिलेबस के अंदर ये थर्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रीसिएशन है, इसीलिए इस वीडियो को मैं आप अलग से कवर कर रही हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना। बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। कुछ नहीं करना, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पहले की तरह ही करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड से करते थे या फिर WDV मेथड से करते थे। बस चेंजेस क्या है? डिप्रीसिएशन वहां पर कैसे कैलकुलेट करते थे? ओरिजिनल कॉस्ट पर। कहां पर? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। एंड WDV मेथड के अंदर किस पर कैलकुलेट करते थे? WDV वैल्यू पर। यहां पर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहां पर सिखाने वाली हूं। स्टार्ट करते फिर हमारी वीडियो को एंड समझना शुरू करते हैं। ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड का मीनिंग क्या है, यहां पर डिप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड अलग से चूज क्यों किया गया, क्या इसके कुछ फायदे हैं या फिर नुकसान, इन्हीं सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, सिंपल टर्म्स में समझेंगे। ये मेथड वहां पर काम आता है जहां पर आप लोग डिप्रीसिएशन किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि मेरा कितना आउटपुट बन करके रेडी है, मैंने मेरी कितनी एसेट को यूज किया है, मैंने मेरी कितनी प्रोडक्शन की है। इस बेसिस पर जब मैं मेरा डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करती हूं तो वो बेसिस होता है, वो मेथड होता है मेरा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यानी कि मैंने कितनी प्रोडक्शन की है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है, उस मेथड को मैं बोलती हूँ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्लियर है बात? डिप्रीसिएशन किस बेसिस पर कैलकुलेट होगा? मैंने मेरा कितना आउटपुट बनाया है, यानी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है, कितनी प्रोडक्शन की है, या फिर कितनी एसेट को यूज किया है। इस बेसिस पर लगने वाले डिप्रीसिएशन को हम लोग बोलते हैं डिप्रीसिएशन ऑन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्लियर है इतनी बात? रीड करेंगे जल्दी। यहाँ पर मेरे साथ एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बस इसके अंदर हम लोगों को एक नया फॉर्मूला सीखना है। उसके अलावा ये मेथड आप लोगों का बहुत इजी, बहुत सिंपल है। रीड करेंगे यहाँ पर क्या है। द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट्स डिप्रीसिएशन based on an asset's actual usage rather than its time in use। यानी कि ये मेथड आप लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर आप लोग ये देखते हैं कि आपकी एसेट की एक्चुअल यूसेज क्या है, आपने आपकी एसेट कितनी यूज की है, rather than किसकी बजाय its time in use कि आप लोगों के पास वो एसेट कब से आई हुई है। ध्यान से समझेंगे पॉइंट। ये मेथड आप लोग वहां यूज करेंगे जहां पर आप डिप्रीसिएशन ये सोचकर कैलकुलेट करेंगे कि एसेट आपने कितनी यूज की है, ना कि इस बेसिस पर एसेट को आए हुए कितना टाइम हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या है? दिस मेथड इज आइडियल फॉर एसेट्स हुज वैल्यू इज टाइड टू प्रोडक्शन आउटपुट। ये उन एसेट्स के लिए सही मेथड है जो अपने आउटपुट के हिसाब से पुरानी होती है। क्या चीज? एसेट्स सच एज मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, जैसे कि मशीनरी हो गई या फिर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्या है? डिप्रीसिएशन अंडर दिस मेथड इज हायर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इंटेंसिव यूज। यानी कि ये इसके अंदर, इस मेथड के अंदर डिप्रीसिएशन हाई कब होगा, डिप्रीसिएशन ज्यादा कब होगा? जब आप एसेट को ज्यादा यूज कर रहे होंगे। अलाउइंग बिजनेसेस टू ऑफसेट हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, जो आपको उस टाइम पर हाई कॉस्ट दिखाने से बचाता है जिस ईयर के अंदर आप लोगों ने एसेट का कम यूज किया है। यानी कि ये मेथड आप लोगों का वहां पर परफेक्ट है जहां पर आप लोगों की एसेट ज्यादा यूज हो रही है, वहां पर डिप्रीसिएशन ज्यादा आएगा। एंड जहां पर आपकी एसेट कम यूज हो रही है वहां पर डिप्रीसिएशन कम आएगा। एंड जिस ईयर के अंदर आप एसेट को यूज नहीं कर रहे हैं उस ईयर के अंदर आप लोगों की ऑपरेशनल कॉस्ट वो कम ही शो करेगा। क्लियर है? मीनिंग समझ आ गया? कुछ नहीं है। डिप्रीसिएशन जब आप आउटपुट प्रोडक्शन यूनिट्स के बेसिस पर निकालना शुरू कर दें वो होता है आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई फायदा है? अगर मैं डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने बैठ रही हूँ तो क्या मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला है? होगा तभी मैं उसे यूज करूंगी, अदरवाइज मैं उसको अवॉइड करूंगी। तो एक एक पॉइंट मेरे साथ रीड करेंगे कि इस मेथड को यूज करने से मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये सबसे पहले क्या करता है? डिप्रीसिएशन को मैच करता है उसके
उसके यूसेज के साथ। यानी कि जितनी एसेट को आप यूज करेंगे सिर्फ उतना ही डेप्रीसिएशन लगेगा, बिना बात का, बिना फालतू का डेप्रीसिएशन यहाँ पर नहीं लगेगा। आपके पास एसेट भले 10 साल से रखी है, अगर आपने यूज 2 सालों से करी है तो डेप्रीसिएशन उन्हीं 2 सालों का लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा हुआ यहाँ पर, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज बेस्ड ऑन हाउ मच द एसेट इज एक्चुअली यूज्ड। क्योंकि यहाँ पर आपकी एसेट किस पर बेस करती है कि आपने कितनी यूनिट्स वहां पर प्रोड्यूस की है एंड कितने घंटे उस मशीन ने वहां पर काम किया है। इट रिफ्लेक्ट्स द रियल कंजम्पशन ऑफ द एसेट मोर एक्यूरेटली। ये बताता है कि आपकी एसेट ने कितना कंज्यूम किया है, कितना प्रोड्यूस किया है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट फायदा देखते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज मुझे यहाँ पर क्या हुआ। वेरिएबल एक्सपेंस अलाइंड विद रेवेन्यू। आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर का रेवेन्यू भी आप लोग साथ लेकर चलेंगे। जिस ईयर का रेवेन्यू है उस ईयर का खर्चा भी आप लोग साथ लेकर चलेंगे। तो मेरा ये जो मेथड है ये इसी कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है और कहता है कि जितना भी एक्सपेंस है उससे रिलेटेड रेवेन्यू वो वहां पर मैच करके चलता है। ड्यूरिंग पीरियड्स व्हेन प्रोडक्शन इज हाई, जिस पीरियड के अंदर आपकी प्रोडक्शन हाई होगी, डेप्रीसिएशन इज हायर। जिस ईयर में प्रोडक्शन ज्यादा है उस ईयर में डेप्रीसिएशन भी ज्यादा है। जिस ईयर में प्रोडक्शन लो है उस ईयर में आपका डेप्रीसिएशन भी गिर जाएगा। दिस हेल्प्स मैच कॉस्ट विद रेवेन्यू, जो आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? चीज सिंपल है। क्या दो फायदे हुए मुझे यहाँ पर? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने डेप्रीसिएशन को यूसेज के साथ मैच करके देता है, जितनी एसेट यूज की उतना डेप्रीसिएशन। दूसरी चीज है जिस ईयर का एक्सपेंस है उस ईयर के रेवेन्यू से वो उसको मैच करके देता है, यानी कि मेरे मैचिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फुलफिल करता है। नेक्स्ट क्या है? बेटर इंसाइट इनटू एसेट एफिशिएंसी। इस मेथड के अंदर मुझे समझ आता है कि मेरी एसेट कितना अच्छे से काम कर रही है। कैसे समझ आता है? रीड करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर मेरी एसेट की एफिशिएंसी समझ में आती है। इट हेल्प्स टू मेजर हाउ एफिशिएंटली एन एसेट इज बीइंग यूज्ड। ये मेथड मुझे बताता है कि मेरी एसेट कितना अच्छे से काम कर रही है। इफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर ट्रैक्स, अगर आप लोग कितनी यूनिट्स बना पा रहे हैं इसको ट्रैक कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट कैन सी हाउ मेनी आउटपुट यूनिट्स पर रुपी ऑफ डेप्रीसिएशन एक्सेट्रा। तो उससे आपको क्या पता लगेगा कि मैंने अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो मेरा इतना डेप्रीसिएशन लगा। कल को अगर मैं 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा डेप्रीसिएशन क्या होना चाहिए? कम लगना चाहिए। अगर आपका डेप्रीसिएशन ज्यादा लग रहा है तो आप समझ जाएंगे वहां पर आप लोगों की एसेट्स की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है। क्लियर है पॉइंट? क्या है? इस मेथड के अंदर आप लोगों को आपकी एसेट की एफिशिएंसी अच्छे से समझ आती है। लाइक अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो आपको 1000 का डेप्रीसिएशन लग रहा है। अब अगर इनकेस आप लोगों ने 80 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो आपका डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होना चाहिए? अप्रोक्स 800 रुपीज। बट स्टिल आप लोगों का इस ईयर में भी 1000 डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहे, तो आपको क्या समझ आएगा कि यहाँ पर मेरी एसेट की एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। एंड ये जो डिक्रीज हो रही है ये आपको किस मेथड से पता चला? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड से पता चला। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल टैक्स कैश फ्लो टाइमिंग एडवांटेज वेयर अलाउड। यानी कि ये आप लोगों को टैक्स एडवांटेज देता है। क्या देता है? टैक्स एडवांटेज। किस तरीके से? ध्यान से समझेंगे। सपोज ईयर 1 के अंदर आप लोगों ने एसेट को बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा यूज किया, एसेट को आपने अच्छे से यूज कर लिया। अब जितना ज्यादा आपने यूज किया उतना ज्यादा डेप्रीसिएशन लग रहा है। एंड डेप्रीसिएशन आप लोगों का एक्सपेंस है जिससे आपकी इनकम रिड्यूस होती है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है। एंड आपने जब डेप्रीसिएशन ज्यादा दे दिया, आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आपकी इनकम कम बच गई। एंड इनकम कम बच गई तो आप टैक्स किस पर देते हैं? इनकम पर देते हैं। ठीक है, कितने किस पर देते हैं? इनकम पर या फिर प्रॉफिट पर आप लोग टैक्स देते हैं। अब उस टैक्स को देने की अमाउंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों ने आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट रिड्यूस करके वहां पर शो कर दिया। तो ये मेथड क्या करता है? जिस ईयर के अंदर आप लोगों ने एसेट का ज्यादा यूज किया है उस ईयर के अंदर आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है डेफिनेटली। इन हैवी यूसेज ईयर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इज हायर। जिस ईयर के अंदर आप लोग एसेट को ज्यादा यूज करें उसके अंदर आपका डेप्रीसिएशन भी हाई होगा, विच कुड हेल्प रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, जिससे आपका टैक्सेबल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा उस ईयर्स के अंदर इफ द मेथड इज परमिटेड देयर बाय एडिंग टैक्स प्लानिंग, जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? वहां पर आप लोगों का टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सिंपल था, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं था। अब हम लोगों ने इसके सभी बेनिफिट्स देख लिए, सभी एडवांटेजेस देख लिए। एंड एक बात तो हमें अच्छे से पता है, जिस चीज का अगर मुझे फायदा मिल रहा है उसका नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि फायदे से ज्यादा हमें नुकसान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशंस टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड को करने के कुछ ना कुछ नुकसान भी जरूर होंगे, तभी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं।
मैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज ना करूं तो मैं WDV यूज कर लूंगी या फिर मैं SLM यूज कर लूंगी। क्यों इनको मैं ऑप्ट करूंगी? क्योंकि हो सकता है इसके अंदर कोई कमी हो। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? नीड्स एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ टोटल यूनिट्स। आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे, आप लोग डेप्रीसिएशन किस बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल आउटपुट पर, कि आप लोगों ने उस ईयर के अंदर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो उसके लिए उस बेसिस पर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज पता होनी जरूरी है? आपको टोटल यूनिट्स का पता होना जरूरी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इस ईयर के अंदर मैंने इतनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। क्यों ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्यों ध्यान से देखना पड़ेगा? क्योंकि उसी बेसिस पर आप लोग डेप्रीसिएशन लगाएंगे। अदरवाइज आपका जो डेप्रीसिएशन होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा, वो या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। यू मस्ट एस्टिमेट हाउ मेनी यूनिट्स द एसेट विल प्रोड्यूस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपनी यूजफुल लाइफ तक, यानी कि अपने उस एस्टिमेटेड ईयर तक आप लोगों ने कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। एरर्स इन एस्टिमेशन कैन लीड टू ओवर और अंडर डेप्रीसिएशन। अगर आप लोगों ने इसको यानी कि यूनिट्स को काउंट करने में मिस्टेक कर दी, ये पता लगाने में मिस्टेक कर दी कि आपने कितना आउटपुट जनरेट किया है, तो वहां पर केस होगा जहां पर या तो आप डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं या फिर डेप्रीसिएशन कम चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग ट्रैकिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें क्या हो रहा है? आपका बहुत ज्यादा टाइम यूज हो रहा है। आपको एक पर्सन ऐसा बिठाना पड़ रहा है जिसमें आपको नजर रखवानी पड़ रही है कि इसने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं, कितनी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, इस ईयर में कितनी हुई, उस ईयर में कितनी। तो ये क्या हो गया? एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट कंज्यूमिंग मेथड हो गया। रिक्वायर्स रेगुलर ट्रैकिंग ऑफ एक्चुअल यूसेज। इसमें आपको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा कि आपकी एसेट कितनी यूज हो रही है, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, कितने घंटे काम किया जा रहा है। इस पर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी, विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिवली हैवी, जो आपके लिए बहुत भारी काम होने वाला है एंड बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। स्पेशली इफ मेनी एसेट्स आर इन्वॉल्व, स्पेशली तब जब आप एक ही जगह पर बहुत सारी एसेट्स को यूज कर रहे हैं। आप लोग खुद अपना बिजनेस एज्यूम करके सोचेंगे, अगर आपके बिजनेस के अंदर 4 ऐसी एसेट्स है जिससे आप लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हर एसेट पर नजर रखना किसने कितना प्रोड्यूस किया, कितना कंफ्यूजिंग, कितना टाइम कंज्यूमिंग एंड कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं। क्लियर है? पॉइंट सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है यहाँ पर मेरी। नेक्स्ट वन इज इग्नोर्स नॉन यूसेज फैक्टर्स दैट डिक्रीज वैल्यू। अब इसके अंदर आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आप लोग आपके बिजनेस के अंदर एक एसेट को ले आए, आप लोग यूज करें या ना करें, आप अगर 5 साल बाद देखेंगे क्या आपकी वो एसेट पुरानी हो जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि ये मशीनरी है, मशीनरी के पार्ट्स कभी भी डैमेज हो सकते हैं, कभी भी खराब हो सकते हैं, चाहे आप उसको यूज कर रहे हैं चाहे नहीं। दिस इज योर लक, चाहे आपकी मशीन 20 साल चल जाए या फिर आपकी मशीन 2 ही सालों में खराब हो जाए। तो वो ही पॉइंट है यहाँ पर, इग्नोर्स नॉन यूसेज फैक्टर। यहाँ पर अगर आप लोग आपकी मशीन को यूज नहीं कर रहे हैं, आपकी एसेट को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग खुद से सोचकर बताएंगे क्या उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्या आपकी एसेट पुरानी नहीं होगी? बिल्कुल पुरानी होगी। इसी फैक्टर को आपका ये यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इग्नोर करता है। सम वियर और लॉस इन वैल्यू में अकर ड्यू टू ऑब्सोलेंस। कुछ चीजों की खराबी यानी कि कुछ चीजें आउटडेटेड हो जाती है टाइम के साथ साथ एंड ट्रेंड के साथ। टाइम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डैमेज, इवन व्हेन द एसेट इज आइडल। तब भी ये चीजें हो सकती है जब आपकी एसेट बिना वजह बस आपके बिजनेस के पास पड़ी हुई है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड डज नॉट अकाउंट वेल फॉर दोज। इसीलिए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड की एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो इन फैक्टर्स को ध्यान में लेकर नहीं चलती है, इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज वोलेटाइल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, आप लोगों का डेप्रिसिएशन हर ईयर का अलग होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग हर ईयर जो है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। अब यूनिट्स चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, आपका डेप्रिसिएशन उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। एंड अगर डेप्रिसिएशन फ्लक्चुएट करेगा तो आप किसी ईयर के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकाल सकते आपके प्रॉफिट या फिर लॉस की। यहां पर अगर आप लोगों को कोई और टर्म यूज करनी है, कोई और वर्ड यूज करने है, तो यू कैन यूज फ्लक्चुएट। आप लोगों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर ईयर के अंदर फ्लक्चुएट होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्लक्चुएट होने वाला है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल फ्लक्चुएट ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन यूसेज। आपके जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर टू ईयर क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। किस बेसिस पर है? जितना आप लोग उसको यूज करेंगे। दिस कुड मेक प्रॉफिट लॉस लेस स्टेबल, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी स्टेबल नहीं होगा, वो या तो बढ़ता रहेगा या तो कम होता रहेगा। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग क्या है? इस मेथड का थोड़ा सा कम स्कोप है। क्यों? ये मेथड वहां पर हम लोग यूज ही नहीं कर सकते जहां पर बहुत सारी
सारी एसेट्स इन्वॉल्व है, या फिर जहां पर हम लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, वहां पर ये वाला मेथड आप लोगों के लिए वेस्ट है। इट वर्क्स वेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एसेट्स वेयर आउटपुट इज मेजरेबल। ये सिर्फ वहां पर यूज हो सकता है जहां पर आपका आउटपुट मेजरेबल है। लेस सो फॉर एसेट्स हुज कंजम्पशन इज मोर टाइम बेस्ड, दैट इज बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, यानी कि जिसकी कंजम्पशन टाइम बेस्ड होती है उस पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए इस मेथड का लिमिटेड स्कोप है। आई होप आप लोगों को ये सभी लिमिटेशंस के पॉइंट अच्छे से समझ आए, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। स्टिल किसी चीज के अंदर, किसी पॉइंट के अंदर आप लोग डाउट फेस करें तो वही वीडियो पॉज करके सबसे पहले अपना डाउट आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि आप लोगों के डाउट साथ साथ सोल्व होते रहे। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग बस इसका एक एग्जांपल करने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि इस मेथड के अंदर अगर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ। कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, ये काम आपको करना ही करना है कि जितने फॉर्मूले हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं उसको आप लोग सेपरेटली मेंटेन करेंगे। आप लोग चाहे अपनी नोटबुक का एक लास्ट पेज ले लो या फ्रंट पेज 2 पेजेस ले लो, वहां पर सभी फॉर्मूलेज नोट डाउन करके रखें, ताकि आप लोगों को ना एग्जाम टाइम में दिक्कत आए एंड इन फ्यूचर कहीं आप लोगों को कहीं किसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं या कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, जो भी आप लोग करियर बनाने वाले हैं उसके अंदर भी आप लोगों को ये चीजें कहीं ना कहीं काम में आती है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग हमारे फॉर्मूले को समझना। डीई का मतलब समझते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि आपके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। कैसे करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। सेम आपके स्ट्रेट लाइन मेथड वाला ऊपर वाला पार्ट है, क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर भी ऐसे करते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट एंड सैल्वेज वैल्यू यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर यूजफुल लाइफ से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी से, कि आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उससे आप लोग डिवाइड करेंगे। उसमें लाइफ होती थी तो मैं लाइफ से करती थी, इसमें प्रोडक्शन होती है तो मैं प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगी। एंड उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कि इस ईयर के अंदर आप लोगों ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की, कितनी कर सकते हैं बट कितनी की। क्लियर है, फॉर्मूला समझ आ गया, सिंपल है। अब इससे आप लोग न्यूमेरिकल कैसे करने वाले हैं ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नोटबुक पेन साथ लेकर बैठेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल है, रीड करते हैं। यहाँ पर बोला है फैक्ट्री परचेजेस अ मशीन फॉर 5,50,000। आप लोगों ने एक मशीन को परचेज किया 5,50,000 में। सबसे पहले मैं अपनी सभी इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो मेरी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, यहाँ पर लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट। क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, ओरिजिनल कॉस्ट। कितनी ओरिजिनल कॉस्ट, ₹5,50,000। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, योर आंसर शुड बी नो। कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन से उठा करके अपनी अमाउंट यहाँ लिख ली। क्यों लिख ली, ताकि मुझे ये लेंथी क्वेश्चन बार बार पढ़ना ही ना पड़े। नेक्स्ट क्या है, इट एस्टिमेट्स द सैल्वेज वैल्यू एट ₹50,000, यानी कि यहाँ पर आप लोगों की सैल्वेज वैल्यू क्या है, ₹50,000। इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करने वाले हैं। मेरी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, ₹50,000। एक एक चीज को मेरे साथ करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे एंड समझ आता रहे कि आप लोगों को न्यूमेरिकल करते टाइम किस अप्रोच का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मुझे और क्या क्या चीजें गिवन है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 80,000 यूनिट्स, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने की है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्या लिखने वाले हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इट इज ऑफ कितने की है, 80,000 यूनिट्स की। कितनी है कैपेसिटी, 80,000 यूनिट्स की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या चीजें हैं। नेक्स्ट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन इन 3 ईयर इज एज फॉलोज। अब हर ईयर की वो यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर मेरे को गिवन है। ईयर 1 में कितनी है, 20,000, ईयर 2 में 30,000, ईयर 3 में 30,000 यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ पर कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आप लोगों को कोई शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर आप लोग आपके पूरे वर्ड्स लिख करके आएंगे, पूरे अपनी चीजें लिख कर आएंगे। तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू। क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू एंड डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी से। किससे करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी से।
एंड यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मुझे हर ईयर का डेप्रीसिएशन अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट्स प्रोड्यूस से। किससे करना है, यूनिट्स प्रोड्यूस से। अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, 5,50,000 रुपीज। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे सीधा सीधा बोल के बताया हुआ है ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। उसके बाद मेरी सेल्वेज वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर 50,000 लिख के उसे भी माइनस कर दिया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी था, हमें पता ही नहीं था। अब उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 80,000 यूनिट्स। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर 80,000 यूनिट्स। यहाँ पर मेरा इतना काम हो गया है, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्शन यूनिट्स करनी है मुझे, ये मैं इंडिविजुअली करूंगी, क्योंकि अगर मुझे एक ही साल का करना होता तो मैं एक ही बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पर काम खत्म कर देती। लेकिन अब मुझे ईयर वाइज करना है तो कैसे करूंगी, ध्यान से समझेंगे। मैं ब्रैकेट वाला पोर्शन यहाँ आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। कैसे करना है, 550 माइनस 50,000 इज 5 लाख रुपीज। कितना आएगा, 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 80,000। इतनी कैलकुलेशन करके बताएंगे कि आप लोगों की क्या अमाउंट आ रही है। आप लोगों को ये इजी लग रहा है या फिर नहीं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एंड मेरे को यहाँ पर बताएंगे। इतना कैलकुलेट करने के बाद मेरी अमाउंट आएगी यहाँ पर ₹6.25। कितनी आएगी, ₹6.25। ये मेरा ईयर 1 का है। ईयर 1 मतलब ये अभी सिर्फ मैंने इतना पोर्शन कैलकुलेट करके दिया है। ये मेरे जो 6.25 रुपीज है, ये कितना है, ये सिर्फ मेरा इतना पोर्शन कैलकुलेट करने का है। अब मुझे हर ईयर कितना डेप्रीसिएशन पड़ेगा ये समझेंगे मुझे कैसे करना है। ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाउट होने वाली बात ही नहीं है। अब ये जो 6.25 है, ये क्या है, ये पर यूनिट का है। क्या है, ये पर यूनिट का है, पर ईयर का नहीं, पर यूनिट का है। अब अगर ये आपका पर यूनिट का है तो मैं हर ईयर कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ उस हिसाब से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर मैं करूंगी ईयर 1 के लिए, यहां मैं करूंगी ईयर 2 के लिए एंड यहां पर मैं करूंगी ईयर 3 के लिए, ताकि आप लोगों को साथ साथ ही चीजें समझ आती रहे कि मैं किस चीज को कैसे कर रही हूं। पर यूनिट की वैल्यू बताएंगे 6.25, तो मैं यहां पर भी 6.25 लिखूंगी, यहां पर भी 6.25 लिखूंगी एंड यहां पर भी 6.25 लिखूंगी एंड मल्टीप्लाई कर देंगे कि किस ईयर में मैंने कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, समझ आ गई बात। एक यूनिट की अगर इतना डेप्रिसिएशन है तो मेरी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, फर्स्ट ईयर में 20,000, देन 30, देन अगेन 30। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पर 20,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस की, यहाँ पर 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की एंड अगेन यहाँ पर मैंने 30,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। क्लियर है बात, सिंपल है या नहीं, बहुत सिंपल है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम लोग हमारी कैलकुलेशन कर लेंगे एंड ईयर 1 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, देन ईयर 2 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा एंड ईयर 3 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल है। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं तीनों ईयर के अमाउंट को और फिर मिलते हैं। So here my amount is ₹1,25,000। तो ईयर 1 में मेरा कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, ₹1,25,000। ईयर 2 की अमाउंट बताएंगे, यहाँ पर है 187,500 एंड ईयर 3 में भी कितना है मेरा 187,500। क्लियर है चीज, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, सिर्फ मुझे फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मैंने यहाँ पर यूनिट का निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जितनी जितनी यूनिट्स जिस ईयर में परचेज की उतने से मल्टीप्लाई करके मैंने टोटल डेप्रीसिएशन हर रेस्पेक्टिव ईयर का यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। इजी था या नहीं, सिंपल था या नहीं, आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। एंड अगर आप लोगों को इसके किसी भी चीज के अंदर चाहे मीनिंग समझ ना आए हो, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फॉर्मूला या फिर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनमें से किसी भी चीज में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को वहां पर सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने डेप्रीसिएशन की प्रीवियस 10 पार्ट्स नहीं देखे हैं, यानी कि आप लोगों ने आपकी डेप्रीसिएशन की सीरीज को स्टार्ट नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप लोग वहां पर लिंक को टैप करें एंड आपकी डेप्रीसिएशन की सीरीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट कर सकें। इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 11 पार्ट्स कंप्लीट किए। साथ ही अगर आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट इजी लगा है, सिंपल लगा है, चीजें अच्छे से क्लियर हैं, तो आप लोग आपका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।